हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो, क्लास 10th में पहुंच गए हो, तो आज से हमारा जो बुक है ना वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है। इस साल हम लोग इस बार आर डी शर्मा करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। बाकी आर एस अग्रवाल की वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको आर एस अग्रवाल की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरा का पूरा आर डी शर्मा क्लास 10th का जो लेटेस्ट एडिशन है 2024-25 के लिए ये सॉल्व कराने वाला हूँ। और यही एडिशन देखना आपको आगे भी काम आएगा। जो बच्चे अगले साल 25-26 में 26 से 27 में भी आएंगे ना, उनको भी यही बुक काम आने वाला है। पिछला जो बुक था वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है उसे देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को, इन इंटीजर्स को, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में करना है। तो आप क्लास 8 में भी सीख चुके हो। अच्छा, एक छोटा चीज़ बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है हमारा ये रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको कुछ नहीं करना। आपने पिछले साल जो रैशनल और इरेशनल पढ़े थे ना अलग अलग, उनको ही मिला दो। तो जितने भी दुनिया में नंबर है उन सभी को मिला करके रियल नंबर कहते हैं शॉर्टकट में। जैसे स्टार्टिंग में आपने 1 2 3 4 पढ़ा था बचपन में ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर जीरो करके मिला दिया आपने तो उसको हमने होल नंबर कहा। फिर निगेटिव वाले नंबर पढ़े आपने, फिर फ्रैक्शन वाले नंबर पढ़े। तो उसी तरीके से ये हमारा रियल नंबर है जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको पता ही है फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर। ये हमें 420 दिया हुआ है। ये जो काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसे आप रफ में भी कर सकते हो, और अगर टीचर बोलेंगे कि नहीं कॉपी में करना तो फिर फेयर कॉपी में भी कर सकते हो। सिंपली क्या लिखो, 420 लिखो और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरीके से आप लोग क्या करो, डिवाइड करते जाओ फैक्टर मेथड से। यहाँ पर 2 का टेबल में 2 टाइम पे हमारा 4 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 का टेबल में 1 टाइम पे 2 आ गया। अब हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो पहले 0 लगाएंगे और 2 5 जा 10 लिखेंगे। फिर हमारे पास ये अब तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 5 + 1 6 होता है, यानी कि ये 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 9 होगा, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया। उसके बाद अब ये 5 से जा रहा है तो 5 के टेबल से इसको उड़ा देते हैं, 5 7 जा और लास्ट में एक बार 7 1 जा 7 कर दिए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। और इसको ही हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 2 × 2 2 बार आ रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला भी इसका उसी टाइप से बन जाएगा आपके लिए। 468 दिया हुआ है हमको, तो 468, तो 468 के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से उसी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर ये 2 1 जा 2 होगा, 3 में से 2 कटेगा बचेगा 1, वो आगे जाकर 14 बना देगा, तो 2 7 जा हमारा 14 हो जाएगा। अब ये लास्ट में 7 आ गया तो 2 से तो जाएगा नहीं, ऐड करके देख लेते हैं। 7 + 1 8 और 1 9 हो गया, यानी 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पर से 2 बचेगा, वो आगे जाकर के 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में एक बार 13 1 जा 13 कर दो। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 2 के पावर में डायरेक्ट में लिख देता हूँ। देखो 2 2 बार है हमारे पास तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 के पावर में 2, मल्टीप्लाई में 3 के पावर में भी 2 क्योंकि 3 भी 2 बार था, और एक बार हमारे पास लास्ट में 13 था तो बस 13 को उतार दो। थर्ड क्वेश्चन इसका बना लेते हैं फटाफट। हम लोग स्पीड में करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी काम है। जब हमारे पास डिटेल वाले मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ना तब हम उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो 945 दिया हुआ है हमको, तो 945 लिख लो। यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट में 5 है, यानी कि ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 4 और 5 9 और 9 18 होता है, यानी 3 से चला जाएगा। देखो 3 3 से 9 होगा, 3 1 जा 3, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15। फिर से हमारा 8 और 1 9 बन रहा है तो 3 से फिर चला जाएगा, 3 1 जा 3, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं बाद में तो 0 लगाओगे और 3 5 जा 15 लगाओगे। उसके बाद फिर से 3 से जा रहा है हमारा, जैसे पहले किया था यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 35 टाइम पे, मैं यहाँ पर से देख के उतार ले रहा हूँ फटाफट। उसके बाद फिर 5 के टेबल में 7 टाइम पे और 7 1 जा 7 हो गया। तो ये कितना बन गया, 3 टाइम आ रहा है ना, तो 3 का क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना बचा हुआ है, 7325 बचा हुआ है 4th नंबर का। ये काम करते हैं, लंबा सा फैक्टर करना रहेगा, थोड़ा सा तुम लोग को होमवर्क भी देना चाहिए मुझे, तो ये तुम लोग का छोटा सा होमवर्क रहेगा ना। ये पहले क्वेश्चन में तुम लोग पता ही बस ऐसे ही करना है। यहाँ पर छोटे नंबर दिए हुए थे, ये थोड़ा सा लंबा नंबर है तो आपका जो डिवाइड होगा 3 4 डिजिट और आगे चला जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैं इसका आपको आंसर बस इतना बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ आपको आंसर। आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 293, तो ये इसका आंसर है आपको, यानी कि 293 जब लास्ट में आ जाएगा ना 5 से जब आप डिवाइड करने के बाद, तो 293 उसके आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 293 हमारा एक प्राइम नंबर है। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, केवल और केवल खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डिवाइड करके देख लेना। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो देखो ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, हमको इनका ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इस बार देखो पिछले में हमने छोटा नंबर को मैंने सॉल्व किया, बड़े वाले को आपको होमवर्क दिया हूँ। इस बार छोटे वाले को आप लोग सॉल्व करो, बड़ा वाला जो है ना सबसे बड़ा वाला इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद के क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आइए मैं बनाता हूँ कॉपी में।
तो देखो ये हमारा नंबर है बड़ा सा। सबसे पहला जो दिमाग में आएगा आपके जब एग्जाम देने बैठोगे, तो अगर कभी भी इस टाइप से लंबा सा नंबर आ जाए ना, तो आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यानी कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हो सकता है कि ये 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि 3 के टेबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 7 या 21 लास्ट में आ जाता है। तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 और ये हमारा 8 मिला दो, तो 8 और 8 हमारे पास हो गया कितना 16 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 7 और 5 हो जाएगा 12। 16 और 12 को अगर मैं ऐड करता हूँ आपस में तो हो जाएगा हमारे पास 28। 28 में अगर मैं 9 को ऐड कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा 37। तो 37 तो हमारा 3 टेबल में आता नहीं है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है। सभी को ऐड करते हैं और अगर नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाता तो हम लोग समझ जाते कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगला कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आ सकता है? तो 7 भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आ सकता है। लेकिन 7 का जो रूल है ना, डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, बहुत ही बोरिंग सा था। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया है कि उसमें आपको लास्ट में पूरा डिवाइड करके चेक करना ही पड़ जाता है कि हमारा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या करना, अब जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो इसको आप लोग चेक करना डायरेक्ट डिवाइड करके। 7 का रूल वहाँ पर अप्लाई मत करना, रूल अप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करके देखना, तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से और 3 से हुआ नहीं, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो ये 7 से होगा हमारा। चलो डिवाइड करते हैं ना। ये हो गया हमारा 4 5, फिर 4 7 0 9 7 1। अच्छा, पता है उनको कितना आसान क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है? ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस हो जाए डिवाइड वगैरह का। बाकी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। तो देखो भाई, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से। देखो 7 के टेबल में हमारा 7 6 या 42 होगा। यहाँ पर से हमारा 45 में से 42 कटेगा तो बचेगा 3। वो 3 आगे जाकर के यहाँ पे 34 बनाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद अब हमारा 35 आता है, 34 तो आता नहीं है, तो हम लोग ले लेंगे 7 4 जा 28। तो यहाँ से 28 कट होगा, बचेगा 6। वो आगे जाकर इसको 67 बना देगा। तो 7 टेबल में 67 नहीं आता है, लेकिन 7 9 जा हमारा 63 होता है। तो यहाँ से अपन 63 ले लेते हैं, बचेगा कितना 4। वो आगे जाकर इसको 40 बना देगा। तो 7 5 जब हम लोग यहाँ पर से 35 ले लेंगे और 35 लेंगे तो हमारे पास फिर 5 बचेगा। वो आगे जाकर के इस 9 को 59 बना देगा। तो 7 टेबल में 59 भी नहीं आता है हमारा। तो 7 टेबल में हम लोग 7 8 56 ले लेते हैं, 7 8 जा 56 ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास 3। वो 3 आगे जाकर इसको 37 बना दिया। तो फिर लास्ट में हम लोग 7 5 जा 35 लेंगे, 37 में से 35 कटेगा, बचेगा 2। वो आगे जाकर 21 बनाएगा और लास्ट में फिर हमारा 7 के टेबल में 3 टाइम पे 21 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको डिवाइड देना है। अगला फिर करते हैं, फिर 7 से होगा हमारा डिवाइड, ये भी फिलहाल चलते रहेगा 7 से। तो यहाँ पर हमारे पास 7 के टेबल में फिर से वही 9 टाइम पे 63 ले लो, बचेगा 1। आगे चल जाएगा, वो 19 बना देगा। तो 7 के टेबल में 2 टाइम पे 14 ले लो, यहाँ पर 19 में से 14 कटेगा, बचेगा 5। वो आगे जाकर के 55 बना दिया। तो 7 7 जा 49 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6। वो 6 आगे जाकर 68 बना देगा। तो 7 9 जा फिर से 63 लेंगे। अब बचेगा हमारे पास 5। वो आगे जाकर 55 बना दिया। तो फिर वही हम लोग 7 7 जा 49 ले लेंगे। 49 लिए तो बचा फिर कितना 6 बचा। वो आगे जाकर के 63 बना दिया। तो 7 9 जा हमारे पास 63 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर फिर सब ये 9 आ गया। अब लेकिन अगर जब इसको डिवाइड दोगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप इसको चेक कर सकते हो दिमाग। देखो पहले भी बताया हूँ मैं, ये चीज़ को हमेशा आपको सिखाया हूँ, क्लास 6 से सिखाते आ रहा हूँ कि आप लोग एक ही बार में डायरेक्ट फेयर वर्क नहीं कीजिएगा। आपका पहले क्या करिएगा, रफ वर्क कीजिएगा और उससे फिर उतारिएगा, ताकि आपका जो कॉपी है वो बेकार ना हो। जैसे मैं यहाँ पर ये बीच में लिख रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये फेयर कॉपी में ऐसे नहीं करना है। तो फिर ये अब हमारा ये 7 से नहीं जा रहा, तो फिर ये किससे चला जाए? तो ये हमारा 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट में 9 है। तो ये 9 को देख करके मत सोचना कि 9 से डिविजिबल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो 9 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो हम लोग इसको 9 से नहीं करेंगे। अब हमारा अगला जो नंबर मिलेगा हमको 13 मिलेगा। तो अपने जो 13 से डिवाइड करते हैं, चलो 13 के टेबल में हमारा 7 टाइम पे 91 आ जाता है, बचेगा 1। वो आगे जाकर जो 17 बना देगा। तो 13 के टेबल में 1 टाइम पे हमारा 13 1 13 हो गया, बचेगा हमारे पास 4। वो आगे जाकर के इसको 49 बना देगा। तो 13 के टेबल में 3 टाइम पे हम लोग 13 3 39 लेते हैं, बचेगा हमारे पास कितना यहाँ पर से 10 बच जाएगा। वो 10 आगे जाकर इसको 107 बना देगा। तो 13 टेबल में हमारा 107 तो नहीं आता, लेकिन 104 जरूर आता है 8 टाइम पे। तो अपन 8 टाइम पे 104 ले लेंगे, बचेगा 3। वो आगे जाकर फिर से 39 बना देगा। तो 13 3 जा फिर से 39 हो जाएगा। देन ये अगेन हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है। चलो फिर से 13 से कर देते हैं। तो 13 टेबल में कितने टाइम पे जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास 71 है, जो कि ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि 13 6 जा तो 78 होता है ना। तो हम लोग 5 टाइम पे हमारा 65 ले लेंगे। तो 13 5 जा 65 लिया हमने, बचा हमारे पास 6। वो आगे जाकर इसको 63 बना दिया। तो हमारा 63 भी नहीं आता, लेकिन 4 टाइम पे 52 तो आता है ना। तो अपन 4 टाइम ले लेते हैं यहाँ पर 52, बचेगा कितना हमारे पास 11। वो आगे जाकर के इसको 118 बना दिया। तो 118 फिर से बन गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 13 के टेबल में 9 टाइम पे 117 आता है। तो 9 टाइम पे 117 ले लो, बचेगा यहाँ से 1। वो आगे जाकर के 13 बना दिया। तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। देन अब हमारे पास ये जो नंबर है, अब ये 13 से नहीं जा रहा है। तो अब ये नंबर भी किससे जाएगा? तो अब ये जो नंबर है हमारा 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ डिवाइड की भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप क्लास 10 में पहुंच गए ना, बच्चे नहीं रहे हो आप लोग। तो इसको आप 17 से कैसे डिवाइड दोगे? 17 के टेबल में कितने बार में जाएगा?
जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 54 तो नहीं आता, लेकिन 51 हमारा 70 के टेबल में आता है। तो 17 3 से हम लोग 51 ले लेंगे, बचेगा 3, वो आगे जाकर के इसको 39 बना दिया। तो अब 39 भी नहीं आता है, लेकिन हमारा 17 2 जा 34 होता है, तो 17 2 जा हम 34 ले लेते हैं। बचेगा हमारे पास कितना यहाँ पर से 5, वो आगे जाकर 51 बना दिया। तो फिर से 3 टाइम पे 51 बना लो इसको। लास्ट में ये अगेन एक बार हमारा 13 से जाएगा। तो हम लोग इसको बनाते हैं 13 के टेबल में, तो कितने टाइम पे जाएगा ना, सॉरी 13 बोल रहे हैं 17 में। 17 टेबल में हमारा 32 आ गया, और 32 तो हमारा 34 से छोटा है, तो 34 नहीं ले सकते, तो हम लोग 17 1 जा 17 लेंगे। अब 32 में से हमने जब 17 यूज़ किया है तो बचा कितना इसके पास, तो इधर से 3 बच गया, और हमारे पास 10 हो गया, 13 और 2 15, हमारे पास 15 बच गया, तो 153 आ गया। और 17 के टेबल में 9 टाइम पे 153 आता है, तो ये हमारा 19 हो गया। इट मीन्स अब 19 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा बस 19 कर दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख करके टीचरों की बार छोड़ देते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 13 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हमारा 17 का स्क्वायर, और एक बार में लास्ट में 19 होगा। बाकी जो पिछले क्वेश्चन थे ना, जो मैंने स्किप किए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो बहुत ही आसान है, वो आपके 2 से 5 से इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो उनको इसलिए मैंने नहीं किया था, ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आइए उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं या जो पिछले साल आ चुके हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखो जो 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा इस साल ऐड हुआ है, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है पिछले साल, देख लो 2023 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो है, ये जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, फोर्थ वाला भी सेम ही है, ये थोड़ा बड़े दिए हुए हैं और ये थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं सामने वाले को। देखो भाई, कंपोजिट होता कब है, हम लोग जानते हैं कि एक प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है। प्राइम कब होता है, जब उसके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा उसका फैक्टर, या तो वो नंबर ही फैक्टर होगा, दूसरा कोई फैक्टर ही ना हो। फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लो जो 7 है, 7 हमारा या तो 1 से डिवाइड होता है, या तो 7 खुद से डिवाइड होता है, और दूसरी किसी से तो डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट में ऐसा नहीं होता है, कंपोजिट में हमारे पास जो फैक्टर्स निकल करके आते हैं ना, उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो जिसके मतलब कि फैक्टर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हम लोग को बस यहाँ पर यही दिखाना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं ना वो 1 से ज़्यादा, यानी प्राइम नंबर वाले केवल फैक्टर्स नहीं है, वैसे यहाँ पर भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि हमको क्या करना है, केवल ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इसको 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स बस बताने हैं। अगर हम लोग बता दिए कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। आप लोग फैक्टराइज करने जानते ही हो, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और ये प्लस के बाद नंबर 13 दिया हुआ है, तो ये एक सिंगल टर्म हो जाएगा, और ये भी एक सिंगल टर्म ही है। ध्यान रखना कि अलग अलग लिखा तो इसको 3 टर्म मत पढ़ देना ना, जब मल्टीप्लाई रहता है तो वो सिंगल टर्म रहता है। इसे मैंने क्लास 8-9 में आप लोगों को डिटेल में सिखाया है पहले ही। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं 13 को यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 7 × 11 बचेगा। यहाँ पर से देखो 13 में बाहर निकाल दिया तो 7 और 11 बच जाएंगे, प्लस की साइन लगा और प्लस ये लिखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चूँकि हमारे पास 13 जो सिंगल में रहा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 0 तो लिखूंगा नहीं। पिछले साल याद करो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं जब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो क्योंकि 13 1 जा ही हमारा 13 होता है। आप चाहो तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 13 हमने बाहर निकाला है और ये सब मल्टीप्लाई में पहले से ही है, तो मल्टीप्लाई 1 लिखने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 जरूर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये अलग से या छूट मत जाए ये वाला। तो अब अगर देखोगे आप इसे तो ये हो जाएगा 13, अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 77, और प्लस 1 करेंगे तो 78 आ गया। तो इसके जो फैक्टर निकले 13 × 78 निकला, और इसको आप जानते हो कि मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, और खुद ये जो नंबर है हमारा ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा ही। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर निकल रहे हैं वो 2 से ज़्यादा निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कौन कौन से 2 से ज़्यादा, एक 1 और एक उसके अलावा भी 2 नंबर ये निकल गया ना, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला। सेम टू सेम वैसे ये भी बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए तो सभी एक टर्म होंगे, और ये जो 5 है बेचारा वो सिंगल अकेला एक टर्म है, ठीक है। ये अकेले लड़ रहा है, ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बच जाएगा। वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग प्लस में 1 लिखेंगे क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। अब देखो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सभी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 1008 आ जाएगा और प्लस में 1 कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5 × में 1009। और चूंकि यहाँ पर फिर से वही चीज़ हो जा रहा है हमारे पास, 5 × 1009 2 फैक्टर आ गए, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी यही वाला लिखोगे, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा इसी रीजन की वजह से कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपोजिट नंबर इनको शो करना है, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, आइए उससे बनाते हैं।
तो ये नंबर दिया हुआ है, फटाफट वही काम करेंगे जो पहले हमने किया। यहाँ भी 7 है, इसके पास भी 7 है, 7 को कॉमन ले लो, इसके पास बचेगा 3 × 5 और इधर लिखेंगे हम लोग प्लस में 1। तो ये हो जाएगा आपका 7 × में 5 3 15 प्लस में 16। ठीक है, तो 7 × 16 2 फैक्टर आ गए, इसीलिए ये भी क्या होगा हमारा कंपोजिट होगा। रीजन में वही चीज़ जो पहले हमने लिखाया है वही दोबारा से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब तो देखो बच्चे वाले क्वेश्चन थे। मेन जो क्वेश्चन आने वाला है अगला है, उसको ध्यान से समझना क्योंकि वो सीबीएसई ने पिछले साल पूछा है वो क्वेश्चन। आइए समझाता हूँ वो क्वेश्चन है क्या और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 5th वाले में बोल रहा है कि चेक कीजिए कि जो हमारा 6 के पावर में n है ना, कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि यहाँ पर जो पावर में n दिया हुआ है, अगर हम उसके बदले में कोई भी अगर नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं, तो क्या जो वैल्यू निकल करके आएगा वो उसका लास्ट में 0 आ सकता है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल 6 से पावर मान लो अपन 2 लिखते हैं, तो 6 6 हमारा 36 हो जाएगा, तो लास्ट में 0 आया क्या, नहीं आया। तो उसी तरीके से मैं कोई ऐसा नंबर लिख सकता हूँ क्या जिससे ये लास्ट में 0 आ जाए। बस यही अपने को चेक करना है, बार बार पुट करके वहाँ पर ट्रायल और एरर नहीं करेंगे। इसका एक मेथड होता है सिस्टमेटिक, आइए मैं समझाता हूँ वो मेथड क्या है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, तो 6 के पावर में n दिया हुआ है। आपको क्या करना है ना, इस सबसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इस नंबर को आपको फैक्टराइज करके दिखा देना है कि जो 6 है भैया, अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो फैक्टर है वो कभी भी 5 निकल करके नहीं आता है। अगर 5 निकल करके नहीं आ रहा है तो इसके पावर में कुछ भी आप लगा दो, लास्ट में 0 कभी आएगा ही नहीं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे फैक्टराइज बाई फैक्टराइजिंग, ऐसे लिख सकते हो बाई फैक्टराइज। जब अपन फैक्टराइज करते हैं 6 को तो हमारा क्या निकल कर के आता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3। 6 को फैक्टर करोगे तो 2 × 3 बनेगा और पावर में जो n है वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर अब ये हमारा 2 के पावर में n हो गया और मल्टीप्लाई 3 के पावर में n हो गया। अब आप लोग चेक कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर डालोगे ना आप, तो ये कभी भी लास्ट में हमारा 0 आएगा ही नहीं। ना ही 3 के पावर में n में आप कुछ भी नंबर डाल दो, लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। तो इसको आप सॉल्व करके नहीं देखना है, बस इतना कर दिया आपने ना, फैक्टराइज करके दिखा दिया कि 2 और 3 निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसके ऐसे लिखोगे कि ओनली जो प्राइम निकल करके आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज या फिर आर 6 आर 2 और 3। ठीक है, जब हम लोग इसको फैक्टराइज किए तो 2 और 3 निकल करके आ रहा है, एंड नॉट 5। और हमारा जो 5 है वो निकल करके नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहीं पर भी 5 आ जाता तब तो ये लास्ट में 0 हो सकता था। कई बार देखो लिखा रहता है कि ये आएगा या नहीं आएगा, आपको पता करके बस बताना रहता है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा मल्टीप्लाई में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 टू द पावर हैंस करके लिख देना है यहाँ पर लास्ट में कि हैंस 6 टू द पावर n कांट बी। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो होगा कभी भी 0 नहीं, लास्ट में 0 नहीं आएगा। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से का क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जांपल्स में दिए हुए रहेंगे या फिर दूसरे बुक एनसीईआरटी वगैरह में भी इस टाइप से क्वेश्चन जरूर दिया रहता है। तो एक आध बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बस आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इस वीडियो पर अपन इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है 1.2, उसका भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं, नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो नोट्स हैं, नोट्स इन टेलीग्राम, आप टेलीग्राम से आकर के फ्री में इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे लोग, तो चलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।